ठीक है। तो चलो आकांक्षा भी रिकॉर्ड करेगी, अपन उसको भी एक परमिशन देते हैं रिकॉर्डिंग का अलाउ। ठीक है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी बताऊंगा, मैं सारा कुछ बताऊंगा, आप चिंता मत करो सर। एनसीईआरटी और स्टेट के भी बताएंगे, बताइए ना सर कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा, तो आप एक काम करो ना, उसके सारे ही क्वेश्चंस करो ना, क्या प्रॉब्लम है, काफी अच्छा होगा अपन को। काफी सारे क्वेश्चंस कर लो आप उसके, स्टेट बोर्ड के और उसके, ठीक है ना। स्टेट बोर्ड के आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। आगे के हुए तो अच्छा, स्टेट बोर्ड मतलब एनसीईआरटी से भी बता दूं मैं, ठीक है। कल शायद तुम लोगों ने एनसीईआरटी भेजा भी था, मैं देख लूंगा उसको, अपन क्लास खत्म पर करने के पहले एक बार अपन चेक कर लेंगे एनसीईआरटी वाला, ठीक है ना। तो मैं बता दूंगा कितने क्वेश्चन। बाकी गैसियस स्टेट तो आप पूरा ही कर लो, गैसियस स्टेट आपको पूरा कर लेना चाहिए, ठीक है। तो चलो फिर अपन शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन में अपन पढ़ रहे थे, जैसे एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन टर्म की बात करनी है ना, कंसंट्रेशंस एंड रिलेटेड कंसेप्ट है ना, उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी अपन एक बार देख लेंगे, ऐसे बता देते हैं एंड द रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो मैं एक बार स्पीकर व्यू में डाल देता हूं सो दैट कि अपन काफी अच्छे से उसको चेक कर पाए, ठीक है ना। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में अपन बता सकते हैं भाई, एप्लीकेशन शुरू कर लेते हैं अपन, द एप्लीकेशंस ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म। वेरी फर्स्ट वी कैन राइट दैट कंसंट्रेशन टर्म में थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूं। वेरी फर्स्ट अपन लिख सकते हैं कंसंट्रेशन टर्म के एप्लीकेशन में कि अगर हमारे पास मान लो, तो इन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की बात करता हूं, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब एप्लीकेशन का मतलब हो गया कि मैं आपको डिफरेंट सिचुएशन बना के बताऊंगा, ठीक है ना। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन बना के बताऊंगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस होंगे, तो उनको कैसे सॉल्व करना है इन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो अगर मान लो मेरे पास एक हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, CaCO3 दैट इज अ सॉलिड, और इक्विलिब्रियम में है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड होगा दैट इज आल्सो सॉलिड, एंड CO2 दैट इज अ गैस, ऐसे अपन को। अब अपन को इस रिएक्शन का Kp गिवन है, सपोज Kp इज इक्वल टू, अगर हम लिखेंगे सपोज अपन को कोई एक वैल्यू गिवन है 10 गिवन है ऐसे, तो अपन को एक बात पता है कि इस रिएक्शन में Kp विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगा। इसका मतलब है therefore I can write that partial pressure of CO2 is equal to 10 है, because Kp is equal to 10 atmosphere। अब इस रिएक्शन को मैं चाहता हूं टू शिफ्ट द रिएक्शन, टू शिफ्ट द रिएक्शन इन बैक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये अपन फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं, टू शिफ्ट द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। अगर अपन को इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, तो व्हाट आर द कंडीशन वी कैन जनरेट और व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड। तो अपन कहेंगे देखो भाई, आप वेजल से, जो वेजल अपन को गिवन है, ये एक वेजल है जिसमें ये अपन ने इक्विलिब्रियम रिएक्शन किया। अगर वेजल से हम CO2 निकाल दें तो इसका पार्शियल प्रेशर 10 से कम हो जाएगा, तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि रिएक्शन का Kp थोड़ी चेंज हो सकता है। तो अगर आपने इसको निकाल दिया तो इसका पार्शियल प्रेशर कम हो गया, अगर इसका पार्शियल प्रेशर कम हो गया तो रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा, ताकि इसका पार्शियल प्रेशर फिर कितना हो जाए, Kp के बराबर। क्योंकि किसी को रिमूव करने से या किसी को ऐड करने से Kp चेंज नहीं होता, Kp सिर्फ चेंज होता है एक ही कंडीशन, और वो है टेम्परेचर। वो अपन को पता है। तो अपन क्या करेंगे, एक तो मैं कहूंगा रिमूवल ऑफ CO2, आप CO2 को रिमूव कर दो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। दूसरा देख लेते हैं अपन। दूसरा अपन कहेंगे देखो, ये तो मैं बोल ही सकता हूं कि भाई ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने से तो इसका डिकम्पोजिशन बढ़ेगा।
तो अपन कहेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से अगर डिकम्पोजिशन बढ़ेगा तो CO2 बढ़ेगा। हाँ, तो टेम्परेचर बढ़ाने से तो CO2 इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि टेम्परेचर, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, और अकॉर्डिंग टू वेंट ऑफ इक्वेशन किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा। अगर इसका वैल्यू 10 से ज्यादा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा चाहिए, 10 से ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे। तो अपन कहेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रीजन बिकॉज ये बढ़ेगा तो इसको भी बढ़ना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, डिकम्पोजिशन बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, increasing the temperature reaction will shift in forward। अब अपन कहेंगे और कोई कंडीशन हो सकता है, तो अपन कहेंगे ठीक है अपन ऐसे कर सकते हैं, आप वेसल के वॉल्यूम को बढ़ा दो। अगर आप वेसल के वॉल्यूम को बढ़ाओगे, देखो भाई ये मतलब है ना, कुंग-फू पांडा कौन था, आई थिंक पद्मश्री होगी वो, क्योंकि उसके यहाँ होता है कुंग-फू पांडा, है ना, ठीक है, तो वो म्यूट करके रखना बेटा बीच में, ठीक है चलेगा। अच्छा अपन बात कर रहे थे कि अपन को CO2 मतलब ऐसे, तो अपन क्या करेंगे, अगर वेसल का वॉल्यूम बढ़ा दो तो भी इसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा ना, और प्रेशर कम होगा तो रिएक्शन अपने आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। कब तक, जब तक कि इसका प्रेशर वापस उस वॉल्यूम पे, बढ़े हुए वॉल्यूम पे 10 ना हो जाए, वापस आएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अपन कहेंगे ठीक है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज वॉल्यूम बढ़ाने से ये तो चेंज हो नहीं सकता, ये तो 10 ही रहेगा, वॉल्यूम बढ़ाने से ये कम हो गया, ये कम हो गया, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि ये कितना हो जाए, ये इसके बराबर हो जाए। ये कितना था 10, वॉल्यूम बढ़ाया तो ये 10 से कम हो जाएगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, कब तक, जब तक कि वापस वो 10 ना हो जाए। तो अपन कहेंगे इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल, तो अपन वेसल का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तब भी ऐसा हो जाए, ठीक है। अब अपन कहेंगे ठीक है, अब अगर मैं ऐसे लिखूं कि इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CaCO3, तो अपन कहेंगे इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ CaCO3, क्योंकि इसको बढ़ाएंगे रिएक्टर को तो प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए रिएक्शन को, सो अमाउंट ऑफ CaCO3, इसको बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहिए, आपने बताया तो था कंसंट्रेशन में। लेकिन अपन कहेंगे देखो भाई एक बात बताओ, इस एक्सप्रेशन में इसके ऐड करने से क्या फर्क पड़ा, भाई इस एक्सप्रेशन में कैल्शियम कार्बोनेट है ही नहीं, अगर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है तो फिर इसका पार्शियल प्रेशर 10 ही रहेगा, ये भी 10 रहेगा, तो रिएक्शन में चेंज क्यों आएगा, व्हाई द रिएक्शन विल शिफ्ट। तो अपन कहेंगे अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड को ऐड करने से या रिमूव करने से, सॉलिड को ऐड करने से या रिमूव करने से रिएक्शन में कोई चेंज नहीं, बिकॉज सॉलिड्स आर नॉट एक्टिव मासेस, तभी तो हम केसी एक्सप्रेशन में उसको इंक्लूड नहीं करते या केपी एक्सप्रेशन। तो जब ये सॉलिड्स एक्सप्रेशन में है ही नहीं, तो उनको ऐड करने से या रिमूव करने से, अपन कहेंगे इसको रिमूव किया क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसको ऐड किया क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसको रिमूव किया कुछ होगा, नहीं होगा, इसको ऐड किया कुछ होगा, नहीं होगा, बिकॉज दे आर सॉलिड्स। सॉलिड को ऐड करने से या रिमूव करने से कुछ नहीं होगा। तो ठीक है भाई, इसका मतलब है ये तो अपने लिए नहीं होने वाला, और उसका रीजन था कि भाई ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ solids in a reaction, in an equilibrium reaction, there is equilibrium reaction, there is no shifting of reaction in any direction. So no shifting of a reaction in any direction, a reaction in any direction, मतलब किसी भी डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट नहीं होने वाला, दैट इज व्हाट वी कैन।
रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होने वाला, ठीक है भाई। तो अपन कहेंगे यहां पर ये वाला पॉइंट तो नहीं आने वाला, वो अपन ने हटा भाई, वो पॉइंट तो नहीं। तो अपन कहेंगे कोई और कंडीशन बना सकते हैं अपन। तो अच्छा ठीक है, फिर अपन ऐसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। CO2 इज अ एसिडिक गैस, चलो थोड़ा सा बेस डाल, अगर थोड़ा सा बेस डालेंगे तो ये एब्सॉर्ब हो जाएगा, अगर ये एब्सॉर्ब होगा तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा, अगर इसका प्रेशर कम होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, आप NaOH भी ऐड कर सकते हो या फिर KOH भी ऐड कर सकते हो, दोनों में से कोई भी ऐड करोगे चलेगा। सो ऑन एडिशन ऑफ बेस वी कैन राइट दिस, ठीक है। So this is how we can solve the questions related to the heterogeneous equilibrium, और इस टाइप के क्वेश्चंस अपन से पूछे। तो that is what we require, the first application in the heterogeneous reaction। अपन को पता चला, ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखो, और फिर अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इस कंसेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरे एप्लीकेशन की बात करते हैं भाई, इस टाइप के, तो एक तो इस टाइप से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, आप ध्यान रखना उसको कैसे अपन को सॉल्व करना होता है। अब मान लो दूसरे एप्लीकेशन की बात, वी हैव अ रिएक्शन, मेरे पास एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन में मुझे गिवन है ये रिएक्शन है, सपोज CO2 प्लस H2 मुझे गिवन है, और ये इक्विलिब्रियम में मुझे गिवन है दैट इज CO प्लस H2O बन रहा है। ये भी गैसियस स्टेट है, ये भी गैसियस स्टेट है, ये भी गैसियस स्टेट, ये भी गैसियस स्टेट। अब मान लेते हैं कि अपन को ऐसे गिवन है मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, अपन को इक्विलिब्रियम के मोल्स गिवन है इन सबके, और वॉल्यूम आपने मेंशन नहीं किया तो अपन को पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर तो लेना ही है, अगर आपने नहीं लिखा है, क्योंकि आपने मोल्स कहा है तो मुझे तो केसी एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसके मोल्स मेरे पास गिवन है, सपोज कर लेते हैं अपन कि इसके मोल्स मेरे पास गिवन है 0.4, इसके मोल्स 0.3, इसके मोल्स 0.2, और इसके मोल्स सपोज करते हैं कि 0.6 गिवन है, ऐसे अपन को गिवन है, ठीक है। अब मुझसे कहा गया भाई इसको ऑब्जर्व करके, तो पहले तो अपन ये कहेंगे कि भाई सोच लो पहले मोल्स आप इक्विलिब्रियम में दे रहे हो या क्या, अपन कहेंगे ये मैंने मोल्स आपको इक्विलिब्रियम में, तो ठीक है, सबको वॉल्यूम से 1 लीटर से डिवाइड करके बोल देता हूँ, ये कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम आपने दे रखा है तो मैं डिवाइड कर लूंगा, ये मोल्स है, वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। अब अपन कहेंगे भाई कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो केसी आ गया इसमें, तो ये तो बड़ा इजी है मेरे लिए कि भाई केसी है, तो केसी अपन लिख लेंगे, केसी विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस, ये तो केसी हो जाएगा, दैट इज concentration of this into this divided by concentration of this into this, that will be the Kc for the reaction। तो इसका concentration 0.2 given है और multiply by 0.6 हो जाएगा, divide by 0.3 है और ये 0.4 हो जाएगा, तो अपने पास Kc is equal to आ जाएगा 1, Kc तो 1 आ गया, ठीक है। Kc के कैलकुलेशंस मैंने आपको बताए और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह से भी आपको बताया। केसी कैलकुलेशन अपन को आता है, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया कि केसी कैसे कैलकुलेट करें। अब क्या था, जैसे अपन बार बार बोल रहे हैं ना, इसको ऐड करो रिएक्शन उधर जाएगा, उसको ऐड करो रिएक्शन इधर आएगा, इनको रिमूव करो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, इसको रिमूव करो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। तो चलो न्यूमेरिकली बता दो कि ये कैसे होगा। तो अपन कहेंगे देखो भाई, केसी इज कांस्टेंट, एक बार अगर किसी रिएक्शन का केसी आ गया तो आप किसी के भी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करो, केसी कभी चेंज नहीं होता, केसी सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होता है। इस रिएक्शन में आपने मुझे केसी दे दिया, अब मैं यहां पर लिख देता हूं मैं क्या करना चाहता हूं।
Now it is desired to increase the concentration of H2 to 0.5। अब मैं चाहता हूं कि इसके मोल्स बढ़ जाएं, ठीक है, तो उनमें से किसी के मोल्स को ऐड कर दो, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ेगा, और वो ऐड करो किसी को। तो अपन ने कहा ठीक है, मैं चाहता हूं कि इसके मोल्स 0.5 हो जाए, ठीक है। कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 must be added, CO must be added, must be added। ओके, आपने कहा है कि बताओ इसको मैं चाहता हूं 0.5 हो जाए, तो इसके कितने मोल्स ऐड करूं मैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कैलकुलेट करेंगे। अपन कहेंगे देखो भाई, अगर आप ये चाहते हो कि इसके मोल्स कितने हो जाए 0.5, तो इसके कितने मोल्स ऐड करें, ये बोल रहे हो आप, देख लेते हैं। मेरे पास गिवन है CO2 प्लस H2, और ये इक्विलिब्रियम में है, और ये CO था और ये H2 है। ये मुझे पहले से इक्विलिब्रियम में 0.4, 0.3, 0.4, 0.3, 0.2 और 0.6 गिवन था अपन। अब अपन ने कहा कि भाई ठीक है, आप ना ये अज्यूम कर लो कि मैंने इसमें A मोल्स डाल दिए, लेट द नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड फॉर द नेसेसरी चेंजेस A, ये मैंने लिख लिया, लेट A moles of CO is required for necessary change, है ना, नेसेसरी चेंज। तो अपन जब इसको ऐड करेंगे तो मैंने चलो A मोल्स डालने पड़ेंगे, वो अननोन पार्ट है। जैसे ही आप इसमें A डालोगे, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। जब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो इसके जितने मोल्स यूज होंगे, इसके भी उतने मोल्स यूज होंगे, और इसके, क्योंकि मोलर कोफिशिएंट के हिसाब से होता है ना ये, तो इसके मोल्स X बन जाएंगे और इसके मोल्स X बनेंगे, ठीक है। मतलब जब आपने इसको ऐड किया तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा और वापस इक्विलिब्रियम में आएगा, रिएक्शन वापस इक्विलिब्रियम में आएगा। तो उस इक्विलिब्रियम को आने के लिए इसका x मोल्स रिएक्ट किया बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसका भी x रिएक्ट किया, ये अपन को प्लस x है, ये प्लस x है, ये आया। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, 0.6 था, x रिएक्ट कर गया तो 0.6 माइनस x बच गया, ये तो 0.2 प्लस a था, और x रिएक्ट कर गया तो ये बच गया होगा, और ये 0.3 था, x बन गया, तो क्योंकि बैकवर्ड आएगा रिएक्शन तो बनेगा ना, ये तो H2 तो 0.3 प्लस x हो जाएगा, और ये 0.4 प्लस x हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम। अब अपन क्या कहेंगे, देखो भाई, इसमें अब मुझे एक पार्ट गिवन है, क्या गिवन है भाई, आप लिखते भी, जो आपको पता चल गया, आपने A मोल्स ऐड किए थे और उसके बाद रिएक्शन बैकवर्ड आया तो E अपने इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन आ गया। अब क्वेश्चन में गिवन है अपन को कि भाई ये सब कर क्यों रहे हो, तो अपन को गिवन था कि इसको कितना बनाना था अपन को, 0.5, मतलब आप चाहते हो कि ये 0.5 हो जाए, तो ये तो गिवन है अपन 0.3 प्लस x इज इक्वल टू 0.5, सब कुछ अपन को क्वेश्चन में गिवन आता है। तो अपन को पता चल गया कि अच्छा ठीक है, ये दोनों तो x इज इक्वल टू 0.2 आ गया। अगर x इज इक्वल टू 0.2 आया अपने पास, तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम आ गया, एट इक्विलिब्रियम ये कितना आ जाएगा, वापस जो इक्विलिब्रियम आया ना, उसके ऐड करने के बाद जब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हुआ तो अगेन इक्विलिब्रियम पे क्या आ गया अपने पास, ये 0.6, ये 0.5 हो गया, क्योंकि x का वैल्यू आ गया अपने पास। इधर तो 0.2 माइनस हो गया, तो सिर्फ a बच गया, और ये 0.4 हो गया। लो भाई, अपन को इस रिएक्शन का केसी पता है, किसी के कंसंट्रेशन को ऐड करने से या रिमूव करने से कभी केसी तो चेंज होता नहीं है, तो केसी तो अपन को पता है, वो तो पहले ही कैलकुलेट कर लिया था अपन ने। केसी सिर्फ चेंज हो सकता है किससे, टेम्परेचर चेंज करने से।
तो केसी हो गया अपने पास 0.4 इंटू ए डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 0.5 और केसी अपन को कितना गिवन है 1. Therefore, I can write that 1 will be equal to 0.4 into A, that is 0.4A divided by 0.6 into 0.5. तो ये तो 2/3 हो गया, राइट ना. तो अपने पास A का वैल्यू आ गया. इसको 3 into 0.5 1.5 divided by 2. Therefore, A will be equal to 0.75 लेना. तो तुमको देखो कितने मोल्स ऐड करने पड़ेंगे इसके 0.7. अब कैलकुलेशन कैसे करना है मैंने आपको बताया. आप थोड़ा पेशेंस रखो कि अच्छा क्या पूछा है हमसे, इक्विलिब्रियम दे दिया हमको केसी. अब आपका रिक्वायरमेंट क्या था, आप चाहते थे कि इसको कितना ऐड करें ताकि ये 0.5 हो जाए. ठीक है, ये मूल्य ऐड करते हैं. पेशेंस रखते हैं थोड़ा. अपन को क्या गिवन है क्वेश्चन में, ऑब्जर्व करो और कैलकुलेशन. अब आप एक बार देखो, हमें इसका सिर्फ कितना मोल्स इंक्रीज करना था 0.2. तो इसको कितना मोल्स ऐड करना पड़ा अपन को, इसका कितना मोल्स ऐड करना पड़ा आपको 0.7. मतलब ये तो बहुत सारा ऐड करना होता है. मतलब किसी का भी अगर दूसरे तरफ ये आरएचएस ऐड किया था, अगर दूसरे तरफ किसी का भी थोड़ा सा भी अगर बढ़ाना है तो उसका बहुत ज्यादा अमाउंट यूज होता है जनरली. तो अपन ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं बनाएंगे, अपन तो सीधा सीधा कहेंगे हमें कैलकुलेशन आता है, हमें कोई जरूरत नहीं कुछ भी प्रेडिक्ट करने. दिस इज हाउ वी कैन. हम तो सीधा सीधा अगर आप बोलते कि भाई इसमें से मान लो हमने x मोल्स निकाल दिए, ये अपन चाहते हैं कि बताओ मैं चाहता हूं ये 0.2 बन जाए, तो क्या करना पड़ेगा. तो अपन कहेंगे ठीक है 0.2 बनाना चाहते हो, इसका मतलब 0.4 निकाल दिया. तो इससे -0.4 करोगे तो आप -x करोगे, -x करोगे, -x करोगे, -x करोगे और 0.6 -x 0.2 हो जाएगा. क्योंकि आपने कहा ना कि मैं चाहता हूं कि ये, मतलब दूसरा कंसेप्ट ले रहा हूं, दूसरा भाई मैं क्वेश्चन पूछने वाली बात कर रहा हूं मैं. तो भाई ठीक है, अगर मैं किसी के कंसंट्रेशन को बढ़ा सकता हूं दूसरी तरफ ऐड करके, तो आप उसको ये भी पूछ सकते थे कि मैं चाहता हूं कि ये 0.5 हो जाए, तो बताओ इसके कितने मोल्स ऐड करें. ठीक है भाई, इसको ऐड करोगे तो ये तो कम होगा, तो इससे तो नहीं होगा, तो उनमें से किसी को ऐड करना पड़ेगा अपन को. तो क्वेश्चन में अपन को गिवन होगा कि अगर किसी के कंसंट्रेशन को बढ़ाना है तो दूसरी तरफ आपको कंसंट्रेशन इंक्रीज करना होगा. या फिर इसको बढ़ाने का दूसरा तरीका भी था मेरे पास, वो कैसे, इसके कितने मोल्स रिमूव करो कि ये 0.5 हो. इसको अगर रिमूव करोगे ना तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, और मैं चाहता हूं रिएक्शन कब तक बैकवर्ड आए, जब तक कि ये 0.5 ना हो जाए. तो अपन यहां पर शुरू कर लेते हैं, लेट a moles of this is removed. इसे कर लेते हैं भाई, 0.4 है, मैंने इसके a moles रिमूव कर लिए. अब a moles रिमूव हो गया तो रिएक्शन क्या आएगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा. तो ये अपन लिख लेंगे 0.6 माइनस एक्स, ये 0.2 माइनस एक्स, ये लिखूंगा 0.3 प्लस एक्स, ये हो जाएगा प्लस एक्स. क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड हुआ, हमने a moles रिमूव कर दिया. अब अपन को फिर गिवन था भाई 0.3, आप कितना कब तक लेके आना चाहते थे इसको बैकवर्ड, जब तक कि इसके कितने मोल्स ना हो जाए 0.5. फिर मुझे ये गिवन है 0.2, अपन 0.2 सब्स्टिट्यूट करेंगे सब जगह, बता देंगे, लेकिन इसके 0.2 माइनस 0.2 आ रहा है, इसलिए अपन उतना तो रिमूव नहीं कर सकते. अपन कहेंगे क्योंकि कोई भी लिमिटिंग रीजन नहीं होगा इसमें, तो अपन कहेंगे अगर आपने इसका 0.2 इसका 0.5 करना है ना, तो ये तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन. तो इसका कंप्लीशन तो नहीं बता सकते अपन की 0 हो जाएगा, लेकिन अपन ये बोलेंगे कि फिर नए इक्विलिब्रियम पे ये नेग्लिजिबल अमाउंट में बचेगा, नेग्लिजिबल अमाउंट, क्योंकि कभी भी कोई भी पार्ट कंप्लीटली कंज्यूम इक्विलिब्रियम रिएक्शन में नहीं. लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया कि अगर मान लो ऐसे किसी को रिमूव करके किसी को बढ़ाना है तो भी अपन बढ़ा सकते. ठीक है ना, अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 0.4 बनाना है तो बताओ कितना, तो फिर अपना मतलब 0.4 होगा तो ये दिस प्लस दिस इज 0.4, तो अपन को पता चल गया x का वैल्यू 0.1 है. अब अपना कैलकुलेशन आराम से आएगा, कोई प्रॉब्लम. लेकिन देयर विल बी नो लिमिटिंग रीजन इन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन. तो
इसको हटा लेता हूं मैं मतलब वो भी तरीका था इसको बढ़ाने का, या तो प्रोडक्ट को ऐड करो इन दोनों में से किसी को, या फिर इसको रिमूव कर दो तो भी रिएक्शन बैकवर्ड आ सकता है। तो क्वेश्चंस वो जो भी फ्रेम करेगा वो अपने हिसाब से बताएगा कि भाई हमने किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किया, तो बता देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ये तरीका है सॉल्व करने का क्वेश्चन। तो किसी के भी कंसंट्रेशन को चेंज करने से कंसंट्रेशंस कैसे चेंज होते हैं वो अपन ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, केसी के थ्रू अपन सारे कैलकुलेशंस करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ठीक है, मैं ऐसे लिख लेता हूं, इन अ रिएक्शन 2 moles of SO3 is mixed with 2 moles of इसको 1 mole, 1 mole of SO2 to attain equilibrium as तो अपन तो इक्विलिब्रियम ऐसे गिवन है भाई, अपने पास गिवन है दैट इज SO2 जो है वो SO3 से रिएक्ट करेगा इक्विलिब्रियम एज, मुझे क्वेश्चन में गिवन है SO2 plus O2 gives you SO3। अब इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कैसे भी लिख सकता हूं, ये मेरी मर्जी है। अब अपन कहेंगे आपने 1 मोल इसका मिक्स किया है और इसके 2 मोल्स है, और Kc का वैल्यू मेरे पास गिवन है दैट इज इक्वल टू 10 की, ये मुझे 10 की बार या 0.1 गिवन है, ये गिवन है। राइट, तो मैं इसको क्या करूंगा, मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए, एक मिनट मैं इसको हटा लेता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन गिवन हो, इसमें आपको रिएक्शन गिवन होगा। मतलब मैं चाहता था कि भाई आपको ऐसे बताया जाए कि देखो SO3 गिवन है, मैंने ट्वाइस ले लिया और इक्विलिब्रियम है, और SO2 है प्लस O2, ये अपने पास 1 मोल पड़ा हुआ है, ये 2 मोल्स ले रखा है मैंने, और ये 0, ये अपने पास रिएक्शन डाल, ये नहीं था, ये मिक्स किया अपन को गिवन है, इसका केसी मुझे गिवन है। अब केसी आप 0.1 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, मैं ऐसे लिख लेता हूं कि ये मेरे पास केसी गिवन है। अब अपन कहेंगे कि भाई इसमें क्वेश्चन सॉल्व करो। अब अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं कहूंगा देखो भाई रिएक्शन तो फॉरवर्ड ही जाएगा, ये इनिशियल मोल से जो आपने लिखा हुआ है मिक्स किया, रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों जाएगा अटेन करने के लिए, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा इक्विलिब्रियम अटेन कैसे करेगा, तो ये पहले से गिवन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी का पहले से प्रोडक्ट वहां पर प्रेजेंट है, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करना है तो इसमें ये भी होना कंपलसरी है। तो इनिशियली आपने ये दो मिक्स किए, अब रिएक्शन आपने बताया कि ऐसे होता है, तो ठीक है भाई, इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए इसका, अब इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए रिएक्ट कैसे करते हैं, मोल्स रिएक्टेड, ये मैं अच्छे से बता चुका हूं आपको। मोल्स रिएक्टेड ये -2x होगा, ये +2x बनेंगे और ये x बनेगा। तो एट इक्विलिब्रियम अपन क्या लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम आने के लिए 2x रिएक्ट किया और था कितना इनिशियली 2, तो 2 - 2x लिख लेंगे, ये इक्विलिब्रियम पे, ये इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा, 1 पहले से था, 2x बन गया तो 1 + 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये x। अब अपन क्या करेंगे, केसी लिखेंगे, Kc will be equal to, that is concentration of O2 into concentration of SO2 to the power of 2 into concentration of SO3 to the power of। तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन कहेंगे therefore we got that 0.1 will be equal to, अपने पास given है, that is 1 + 2x to the power of 2 into, that is x divided by 2 - 2x to the power of 2, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे अपन x कैलकुलेट करके बता देंगे, इससे अपन x कैलकुलेट करके बता देंगे। अब इसमें क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है, तो क्यूबिक इक्वेशन जनरली अपन मतलब सॉल्व
करना पड़ सकता है, लेकिन जनरली आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता जिसमें क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़े। तो अपन क्या करते हैं क्यूबिक इक्वेशन में, अपन इसमें ऐसे कर लेते हैं कि इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। तो अपन ये नहीं देते हैं क्वेश्चन में, इसीलिए लिख लेते हैं अपन थोड़ा सा, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी अपन को। मैं बताता हूँ फिर कैसे सॉल्व कर लेते हैं अपन क्वेश्चन। अब अपन क्या करेंगे, हमें इसमें गिवन था, मैं इसमें एक दूसरा पार्ट दे देता हूं, गिवन दैट अल्फा इज इक्वल टू 20%। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्यों? क्योंकि आपको एक्स पता चला और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको पता है क्या होता है। मैंने थोड़ा कैलकुलेशन बचाने के लिए वैसे किया, अपन कैलकुलेशन भी कर लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ेगा अपन को। तो अपन क्या करेंगे, वरना फिर अपन को क्यूबिक सॉल्व करना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम लगेगा, और क्यूबिक सॉल्व करने के लिए मैं ऐसे कोई इक्वेशन ना तो आज तक कोई क्वेश्चन आया है, तो क्यों फालतू में फिर अपन सॉल्व करें, वरना सॉल्व कर सकते हैं। तो अल्फा अगर 20% है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 20/100 गिवन है अपन को, एंड दैट इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल टू 0.2 मिल गया अपन को, राइट ना। अब x इज इक्वल टू 0.2 है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब तो इजी। सो x इज इक्वल टू अपने पास 0.2 आ गया, ये कैंसिल कर देते हैं, x इज इक्वल टू 0.2 है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। सो 1 + 2x है तो 0.4 हो गया, 1 + 0.4 मतलब 1.4, 1.4 का स्क्वायर कर लेंगे, ये 1.4 है, 2 - 2x मतलब 2x is 0.4, तो 0.4 2 - 0.4 is 1.6, 1.6 का स्क्वायर। तो इसको भी हम दो बार ही लिख लेते हैं, ये लो भैया आपका, ये आपका ओके, करके अपन बता दें, ठीक है। तो अपन सब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता सकते हैं व्हाट विल बी द आंसर। तो इस टाइप से अपन को बता सकते हैं कि क्वेश्चन दे सकते हैं कि कभी कभी हो सकता है किसी में प्रोडक्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन अपन को पहले से गिवन है, तो आप इसको सॉल्व, ठीक है। ये 1.4 था, 1, अच्छा x का वैल्यू इधर आएगा, 0.2 हो जाएगा, तो क्योंकि ये 0.4 तो ये आ रहा था ना, इसका x का वैल्यू तो फिर को 0.2 लिखना पड़ेगा। तो अपन ऐसे बता सकते हैं। अब मैं सॉल्व कर ही देता तो अपन को आंसर ही मिल जाता ना, 7 और 8, 7 और 8 है ना। तो इसको अपन मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेते हैं, तो 2/4 कर देते हैं, तो 49 बाय, है ना, 320 आ जाएगा। तो इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1/6.1/6.4, 1.07 आ रहा है, क्यों 1.07 मैंने कुछ गड़बड़ किया, 7 7 जो 49, 32 और ये 10 भी है ना, इधर 10 आएगा ना, मैंने 2 को वो ऐसे डेसिमल को बनाया था वैसे, 8 × 4 × 10 ऐसे किया था मैंने। चलो देख लेना उसको, राइट ना, तो अपन बता सकते हैं। मेरा मतलब ये था कभी कभी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेट मोल्स भी दे सकते हैं कि इनिशियली प्रेजेंट है, तो उसमें डरने की बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें सर ने बताया भाई ठीक है, जो इक्विलिब्रियम पे बनेगा उसमें ऐड कर देना। अगर ये भी गिवन होता तो रिएक्शन कोएफिशिएंट वाला कांसेप्ट यूज करना पड़ता है कि भाई अगर इसके मोल्स भी गिवन होते तो पहले चेक करना पड़ता रिएक्शन जाएगा कहां, इधर या इधर, उसके लिए फिर अपन को केसी चाहिए, तभी तो बता पाएंगे रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, जैसे अपन ने कल पढ़ा था, कल मैंने बताया था ना रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे यूज करें। ये आपका था कंसंट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। अब अगर मान लो अपने पास ऐसे, जैसे अपन ने ना, जब अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा था ना, तो अपन ने ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। सो थर्ड एप्लीकेशन लिखेंगे, दैट इज वैल्यू ऑफ Kp and Kc, signifies the extent to which the reaction proceed. The extent to which reaction proceed in forward direction. तो चलो देख लेते हैं अभी कैसे करना है अपन को।
मान लेते हैं अपने पास ऐसे गिवन है, एग्जांपल ले लेते हैं अपन, और मुझे इसमें गिवन है भाई H2 प्लस Br2 है और ये ट्वाइस ऑफ HBr है। इसमें Kc का वैल्यू मुझे सपोज 10 की पावर 4 गिवन है। इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है, इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है और ये 0 गिवन है। इनिशियल मोल्स गिवन है मुझे, ये मोल्स मुझे गिवन है। At equilibrium अपन लिख लेंगे भाई, at equilibrium it is 1 minus x, this will be 1 minus x, this will be 2x, क्योंकि वो 1 मोल इसका 1 मोल इसका, तो इसके दो मोल्स बनेंगे। Kc of the reaction लिखेंगे तो this divided by this plus, अपन लिखेंगे 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अपन को गिवन होगा क्या 1 minus x का स्क्वायर। इसमें अपन लिख लेंगे 10 की पावर 4 will be equal to 2x divided by 1 minus x, और इसका रूट ले लेते हैं तो 100 हो जाएगा। 100 आएगा तो we are able to tell that कि भाई ठीक है, तो we can say that 100 will be equal to 2x by 1 minus x। तो therefore I can write that, इसमें अगर ये वैल्यू तो बहुत ज्यादा है ना, अगर Kc का वैल्यू या Kp का वैल्यू 10 की पावर 3 होता है तो अपन कहते हैं रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो मैं बोल सकता था कि यहाँ पर जो x का वैल्यू है ना वो ऑलमोस्ट 1 के बराबर हो जाए, ऑलमोस्ट 1 नहीं हो सकता, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा। तो इसका 1 मोल और इसका 1 मोल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा, मतलब यहाँ पर x का वैल्यू बहुत 1 के आसपास ही आने वाला है। और देखेंगे तो दिख भी रहा है अपन को 100 minus 100x is equal to 2x, उधर लेके जाऊंगा तो x will be equal to 100 divided by 100 into, so it is nearly equal to 0.999 like। तो वो वैल्यू देख के बता देते अपन कि भाई रिएक्शन में कितना फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो अपन पहले ही बोल देते भाई ये दोनों नेग्लिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कितना बचेगा, ये तो 0.001 इस टाइप से बचेगा अगर ये 0.999 है तो। अब मुझे इसमें गिवन था, सपोज ऐसे गिवन है अपन को, अब देखना कंपैरिजन, अपन को दूसरा एग्जांपल गिवन था और उसमें मुझे बताना था कि देखो भाई Br2 है और इक्विलिब्रियम में ट्वाइस ऑफ HBr मुझे गिवन है, और इसके लिए Kc 10 की पावर 4 मुझे गिवन है, ये Kc मुझे गिवन है। इसमें इसका इनिशियल मोल्स मुझे गिवन है, इनिशियल मोल ये 1 है और ये 0.5। हमसे पूछा गया इनके इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बताओ। एग्जैक्ट 1 कभी नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो लिमिटिंग एजेंट नहीं है ना, कभी कोई भी कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा ना। इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कभी किसी को जीरो नहीं, इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कभी किसी का कंसंट्रेशन जीरो नहीं, क्योंकि अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्ट करके बन रहा होगा तो बैकवर्ड में वापस वो बनेगा भी उसमें, इसलिए अपन कभी किसी को जीरो नहीं। तो अपन लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, लिख लेते हैं भाई एट इक्विलिब्रियम ये 1 माइनस एक्स होगा, ये 0.5 माइनस एक्स होगा और ये 2x होगा। Since the value of Kc is very large, so we can say that a reactant are almost completely consumed. A reactant are almost completely consumed. तो जो रिएक्टेंट होंगे वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली कंज्यूम होंगे, therefore x is nearly 0.5। भाई कंप्लीटली कंज्यूम करोगे तो अब ये कम गिवन है, ये ज्यादा, यहाँ तो दोनों एक जैसे गिवन थे ना, तो x का वैल्यू मैं नियरली बोल सकता था 1, लेकिन यहां पर x जो है वो नियरली 0.5 है, इट विल बी
लेस देन 0.5, नियरली 0.5 लिखा है लेकिन लेस देन 0.5। तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करूंगा, मुझे ये पता है मैं x को एग्जैक्टली 0.5 तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये जरूर बोल सकता हूं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पे बचेगा वो 0.5 के आसपास होगा, और ये x का वैल्यू अगर 0.5 के आसपास है तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये 1 के आसपास होगा। मतलब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि किसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए। अपन कहेंगे नहीं नहीं मैं तो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, करो। अपन क्या करेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ये नेग्लिजिबल बचना चाहिए। मैं क्या करूंगा, Kc इज इक्वल टू इसका कॉन्सेंट्रेशन 2x टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस x है, और इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। x इज नियरली 0.5 है, और इसको क्योंकि मैं 0 तो लिख नहीं सकता, लेकिन ये जो बचा होगा ना 0.5 माइनस x, वो नेग्लिजिबल अमाउंट बचा होगा। तो चलो करके देखते। Kc का वैल्यू मुझे 10 की पावर 4 गिवन है, x का वैल्यू नियरली 0.5 है, तो ये तो 2 into 0.5 का स्क्वायर कर देता हूं और डिवाइड कर लेता हूं, दिस इज ऑलमोस्ट 0.5, और ये मल्टीप्लाई कर लेता हूं कंसंट्रेशन ऑफ Br2। मैं कंसंट्रेशन ऑफ Br2 कैलकुलेट कर लेता हूं। देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ Br2 विल बी इक्वल टू, ये तो 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, सो व्हाट आई विल गेट इज 1 by 0.5 into 10 to the power of 4। So what I got is, इसके पॉइंट को अपन ऊपर लिखते हैं, जैसे 10 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो what I got is 1 by 5 into 10 to the power of -3। 1 by 5 is 0.2। अगर 1 by 5 0.2 है तो I got that 2 into 10 to the power of -4। Now you can check that the amount of the concentration of Br2 which is left in the reaction is 2 into 10 to the power। The concentration of Br2 left, मतलब मेरे पास जो गिवन है, सो अपन क्या करेंगे, 0.5 माइनस x इज इक्वल टू 0.1 2 3 और 4 ये। तो आप x का वैल्यू देख लो कितना है, बहुत छोटा है ना, मतलब ये कंप्लीट 100% कंज्यूम तो नहीं हो सकता, लेकिन x का वैल्यू अपन को यहां से पता चल गया कि कितना आने वाला है। सो x इज वेरी लेस, x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 माइनस 0.0002, दैट इज नियरली 0.5। तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, दैट इज इक्वल टू पॉइंट, इधर से अपन लिखेंगे तो इधर 10 माइनस 8। अब आप उसे कर सकते हो, मुझे आगे सब इट इज नियरली 0.5, इसलिए अपन ने उसको, अब उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 1 ही है, इसलिए अपन ने अज्यूम कर, मतलब वो माइनस माइनस करने का आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। अब बिल्कुल वैसे ही अगर मुझे ऐसे लिखा होता, देखो अब जैसे अपन ने ये किया था, अगर मान लो मुझे ऐसे लिखा, एग्जांपल 3, एग्जांपल 3 की बात करते हैं, और ये भी मुझे 0.5 इनिशियल मोल्स मुझे गिवन थे, लेकिन इस बार मुझे आपने 10 की पावर -4 दे दिया। इस बार आपने क्या किया, मुझे 10 की पावर -4 दे दिया। अपन क्या लिखेंगे, अब 10 की पावर -4 का मतलब है, अगर 10 की पावर -2 होता तब भी मैं यही कंसेप्ट यूज करता, अगर 10 की पावर 2 भी होता तब भी मैं यही कंसेप्ट यूज करता, लेकिन 10 की पावर 3 जो होता है वो एक सेफ साइड होता है। मतलब 10 की पावर 3 गिवन है, मतलब बहुत ज्यादा गिवन है। ये अपन ने एक पॉइंट में लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, आप पढ़ के देखना, जहां हमने यूनिट की बात की, जहां हमने पहली बार वेंटो फैक्टर की बात, वेंटो इक्वेशन की बात की, वहां पर गिवन है। तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन लिखेंगे दैट इज 1 माइनस एक्स, दिस इज 0.5 माइनस एक्स, और ये 2x। सिंस वैल्यू ऑफ Kc इज
वेरी स्मॉल, केसी का वैल्यू बहुत छोटा है। सो reaction move in forward direction, move forward to very little extent, forward to very little extent, or reaction will move forward direction to very little extent, मतलब आप negligible ऐसे कर लो। तो अपन क्या करेंगे, अगर बहुत कम एक्सटेंट तक गया तो अपन किसी को भी निग्लेक्ट कहां कर सकते हैं, जहां प्लस माइनस हो रहा हो, जैसे यहां पर 1 - x था, तो अपन इधर क्या कर लिए कि भाई x इज ऑलमोस्ट 0.5, तो ये 0.5 तो बचेगा, वो अपन ने लिखा। लेकिन यहां थोड़ी निग्लेक्ट कर सकते, यहां थोड़ी बोल सकते हैं अपन चलो 0.5 लिख देते हैं, चलो अपन ने लिख लिया, लेकिन यहां मैं 0.5 नहीं लिख सकता था। यहां पर भी अपन कहेंगे भाई वेरी लिटिल एक्सटेंट, मतलब प्रोडक्ट तो बनाना, आप जो भी कहो कितना भी लिटिल एक्सटेंट हो, प्रोडक्ट बनेगा तो ना। ऑब्वियसली बात है, अगर प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर बहुत कम एक्सटेंट तक गया, इसका मतलब है 1 - x इज नियरली 1 एंड 0.5 - x इज ऑलमोस्ट 0.5 ही रहा, बहुत कम एक्सटेंट तक गया ना फॉर्वर्ड। Thus 1 - x is nearly 1 and 0.5 - x is nearly 1। तो मैं क्या कर सकता हूँ, AC will be equal to 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस, और ये कितना ले सकता हूँ मैं, ये 1 - x था, ये 0.5 - x था। अगर अपन कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन गंदा आएगा, लेकिन अगर KC और KP का वैल्यू अपन को अच्छा गिवन है, बड़ा या छोटा गिवन है, तो अपन बता सकते हैं भाई, थोड़ा सा अजम्पशन लो, आंसर अपना नियरली आ जाएगा। तो वी कैन राइट दैट, और 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 का मतलब प्रोडक्ट बहुत कम बना, डिवाइडेड बाय ये कितना रहा होगा 1, वो कितना रहा 0.5, चलो भाई लिख लिया। तो what I got is 1 into that is 10 की पावर -4 into 0.5, 0.5 into 0.5 into 10 की पावर -4 is equal to हो जाएगा अपने पास that is 2x का स्क्वायर, लिख सकते हैं। 2x का स्क्वायर करेंगे तो अपन इसको 4x ऐसे कर सकते हैं, वैसे इसका रूट ले सकते हैं अपन, या इसको 4x स्क्वायर 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो अपन इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, 2x स्क्वायर है तो इसको 4 से डिवाइड, इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो फिर अपन कैलकुलेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 को इधर ले आते हैं, ये 1.25 into 10 की पावर -5 है, 10 की पावर, आप इसे 12 into 10 की पावर -6 कर लो, 12.5, और 12.5 का आप रूट ले लो तो x आ गया। इसका रूट अगर अपन लेंगे तो 3 पॉइंट अपन को करना पड़ेगा, दैट इज 3.45, 3.4 के आसपास इंटू 10 की पावर -, ये x का वैल्यू। अब देखो x कितना, 3.4 इंटू 10 की पावर -3 है, उसको माइनस भी करोगे तो ऑलमोस्ट 1 ही रहेगा, इससे माइनस करोगे तो ऑलमोस्ट 0.5 ही रहेगा, उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 6.8 इंटू 10 की पावर -3, मतलब बहुत कम बना। वो क्यों, क्योंकि केसी का वैल्यू बहुत छोटा था ना, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेग्लिजिबल गया। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेग्लिजिबल गया तो ऑब्वियसली बात है, अपन तो लिख सकते हैं फिर एक्स का वैल्यू बहुत छोटा आना चाहिए फिर तो इस टाइप से अपन केपी और केसी के वैल्यू का ध्यान रखेंगे क्वेश्चन केपी और केसी के वैल्यू का क्वेश्चन में अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, वो अपन को ध्यान, एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि अगर अपन को ऐसे गिवन है
तो मैं आपको न्यूमेरिकल मतलब जो सॉल्व करने के लिए देता हूं वो आपको दिखा रहा हूं कि कैसे आपको कंसेप्ट यूज करने हैं और अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, इफ द gases are present at LHS and RHS, LHS or RHS only in an equilibrium reaction. अब देखते हैं अपन क्या करेंगे, अपन एक एग्जाम्पल, अपन क्या करेंगे, अगर मेरे पास एक सॉलिड गिवन है और कितना भी मोल लो वो तो केपी में होता ही, कुछ भी मोलर कोफिशिएंट लिख लो आपकी, सी के होंगे ना, बी के मोल्स सी के मोल्स के कंपैरिजन में डबल होंगे। हाँ तो वो तो होंगे, ऑब्वियसली बात है, रिएक्शन में दिख रहा है मुझे। इसका कोई रिलेशन होगा इन दोनों से? नहीं, कोई रिलेशन। इसका कोई अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन दूंगा तो उससे कोई रिलेशन होगा, इस इक्वेशन में कोई रिलेशन होगा, इसके अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन का अपन कहेंगे कोई रिलेशन। दैट इज सॉल्व। तब तो बड़ा अच्छा है, फिर तो अपन कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मुझे इस इक्विलिब्रियम में वेसल का प्रेशर दे दिया जाए, दैट इज इक्विलिब्रियम प्रेशर। सपोज मुझे गिवन होता है इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर मुझे वेसल का प्रेशर गिवन है तो मुझे इसका और इसका प्रेशर पता है, व्हाट इज सो, बिकॉज दोनों के मोल्स गिवन है, इसका कोई रिलेशन नहीं होगा, ये बस इक्विलिब्रियम अटेन करके ये रुक जाएगा इनएक्टिव मास। दोनों का मोल्स का रोल होगा वेसल के अंदर, क्योंकि दोनों ही गैसेस हैं, और इसके मोल्स डबल होंगे इसके कंपैरिजन में, ये मुझे तो ठीक है ना। तो डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ के हिसाब से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 2/1+2 into P total. P total मुझे 2 गिवन है, 2/3 into 2 that is equal to 4/3. पार्शियल प्रेशर ऑफ C कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ C will be equal to 1/1+2 मोल फ्रैक्शन into P total that is equal to 1/3 into 2 that is 2/3. तो बड़ा अच्छा हो गया, मतलब टोटल प्रेशर मुझे, क्योंकि जब एक ही तरफ गैसेस गिवन है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि केपी और केसी का वैल्यू क्या रहा होगा, मुझे बस ये फर्क पड़ता है कि इधर अगर एक ही तरफ गैसेस है तो इसके जितने मोल्स होंगे इसके मोल्स आधे होंगे, या इसके जितने मोल्स होंगे इसके डबल। तो अगर पार्शियल प्रेशर आ गया तब तो मैं केपी वैसे ही बता दूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर ऑफ 2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, तो मैं बता दूंगा 4/3 टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 दिस इज द केपी ऑफ दैट। ये अपना रिएक्शन का केपी। ओके, मतलब अगर मुझे कोई क्वेश्चन गिवन है, जैसे अपन ने एक एग्जांपल ले लिया, मुझसे कहा गया कि भाई अमोनियम कार्बोमेट है मेरे पास, ऐसे मतलब आप कोई कंपाउंड ले लेते हैं, अमोनियम कार्बोमेट है और ये सॉलिड है जो डिकम्पोज होकर गैस बनाता है, वाइज ऑफ NH3 ले लेता हूं प्लस CO2 ये। तो अगर ये सॉलिड है और ये दोनों गैसेस हैं और मुझे गिवन है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज, मुझे प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम गिवन है, सपोज अपन कर लेते हैं ऐसे, दैट इज 9, तो अपन कहेंगे अच्छा इसमें तो एक ही तरफ गैसेस है, इस तरफ है ही नहीं कुछ भी, इस तरफ पूरा सॉलिड है, वो दूसरी तरफ भी हो सकता है, मतलब मैं इन दोनों को इधर लिख लेता है, इसको इधर लिख देता है, मतलब एक ही तरफ होना चाहिए, वो आपने क्लियरली लिखा।
तो अपन क्या करेंगे भाई, ये तो इनएक्टिव मास है, एक्टिव तो ये दोनों है, तो एक तरीके से इस वेसल में सिर्फ ये दोनों है और इसके मोल्स डबल है इससे, तो इसका प्रेशर भी डबल होगा इससे, बिकॉज डाल्टन्स लॉ तो यही होता है ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया 2/3 into 9, that is equal to 6 atmosphere, and partial pressure of CO2 that will be equal to 1/3 into 9, that is equal to 3. So Kp of the reaction will be equal to partial pressure of NH3 to the power of 2 multiplied by partial pressure of CO2. So 6 to the power of 2 multiplied by 3. That is all. 36 into 3 करके अपन बता देंगे atmosphere cube. That is the answer for Kp. लेकिन एक ही तरफ गैसेस प्रेजेंट होने चाहिए, तब अपन ऐसे लिख के बता सकते। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन हो गया अपने लिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने आपको अच्छे से बताया था कल, आपको अच्छे से बताया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे सॉल्व करने क्वेश्चंस। ये टी मतलब सर, ये टी एलएचएस आरएचएस वाला क्या, एलएचएस आरएचएस वाला एक बार फिर से समझाएं। अच्छा तो ठीक है, लो भाई, अगर मान लो मेरे पास एक ही तरफ सॉलिड होना चाहिए, मान लो मेरे पास ऐसे मुझसे कहा गया कि अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड के बने, ये सॉलिड है, ये डिकम्पोज होकर इक्विलिब्रियम बनाता है NH3 + H2S। क्वेश्चन मुझे गिवन है अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड decompose to give decompose according to the reaction, वो लिख तो रहा है ना, ये अमोनिया और ये देता है, decompose according to reaction, the total pressure at equilibrium is मुझे गिवन है ऐसे 10, कैलकुलेट के। अब एक बात बताओ, ये 10 एटमॉस्फेयर किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से तो हो नहीं सकता, इन दोनों की वजह से होगा। moles of ammonia is equal to moles of H2S, टोटल प्रेशर गिवन है और हमको पता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अपन बता देंगे प्रेशर ऑफ NH3 1/1 + 1 ना, दोनों के मोल्स, टोटल प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये टोटल, तो दोनों के मोल्स बराबर है, मतलब दोनों का प्रेशर भी बराबर होगा, इसका 5 एटमॉस्फेयर, इसका 5 एटमॉस्फेयर। लो भाई, केपी आ गया 25 एटमॉस्फेयर, ये कहा, ठीक है ना। फिर अपन मतलब क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, मतलब शीट में आपको आज बताऊंगा कहां तक सॉल्व करना है, आपको काफी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आज आप, तो ये अपन बता सकते हैं ऐसे। अब अपन एक दूसरा एप्लीकेशन है, एक दूसरे एप्लीकेशन में अपन को गिवन है सपोज ऐसे, that will be the fifth point अपन ऐसे लिख लेते हैं, that is efflorescence and Berry sequence। तो फॉर क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स, ये तो जनरली
क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स के लिए होता है। अब क्रिस्टलाइन सॉल्ट में अपन एक अज्यूम कर लेते हैं कोई एक सॉलिड, लिक्विड को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसे सॉलिड को इंक्लूड नहीं करते ना, वैसे लिक्विड को भी इंक्लूड नहीं करेंगे केसी और केपी एक्सप्रेशन में, प्योर लिक्विड्स, ठीक है ना, प्योर लिक्विड्स को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे उसमें। तो एफ्लोरेसेंस और डेलिसिक्वेंस, एफ्लोरेसेंस का मतलब है लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और डेलिसिक्वेंस का मतलब है गेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मतलब property of a substance to gain water molecule is called delisequence, and the property of a molecule to lose water is called efflorescence। तो मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स होंगे जैसे CuSO4, एक एग्जांपल लेते हैं, CuSO4 में 5 H2 होता है, ये सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट है तो सॉलिड ही होगा। इसको मैं लिखूंगा CuSO4 डॉट 4 H2 ले लेता हूं और 1 H2 ले लेता हूं, ऐसे ये गैसियस स्टेट में है, इसको मैंने रिमूव किया वाटर को, और ये सॉलिड स्टेट में। इसके लिए मुझे केपी गिवन है, केपी इज इक्वल टू 0.01 एटमॉस्फेयर ले लेता हूं, या 1 into 10, ये 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर ले लेंगे। इसको अपन कहते हैं एफ्लोरेसेंस, और ये प्रोसेस को अपन कहते हैं डेलिसिक्वेंस। एफ्लोरेसेंस मतलब जो क्रिस्टलाइन कंपाउंड है उससे अगर वाटर मॉलिक्यूल लूज हो रहा है तो अपन उसे कहते हैं एफ्लोरेसेंस प्रोसेस। इससे मैं 5 वाटर मॉलिक्यूल भी निकाल सकता हूं। कंसेप्ट समझने के लिए अपन ने थोड़ा इजी रखा, एक ही वाटर मॉलिक्यूल, दो भी निकाल सकते थे। AP1 में पढ़ाया होगा तो 2 मॉलिक्यूल निकाल के पढ़ा दिया होगा, मतलब वो कितना भी है, कंसेप्ट से मतलब है, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, अब ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि मेरे पास एक ये कंपाउंड, अपन इसको अज्यूम कर लेते हैं। तो बताओ भाई, इसका ये कंपाउंड डेलिसिक्वेंस शो करेगा या एफ्लोरेसेंस शो करेगा एट इक्विलिब्रियम स्टेट? तो पहले अपन कहेंगे, पहले तो आप ये बताओ इक्विलिब्रियम पे केपी कितना है, और दूसरी बात ये बताओ कि आप वाटर का प्रेशर कितना है वो बताओ, क्योंकि इसको देख के तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, इसको देख के मैं ये इंफॉर्मेशन लिख सकता हूं, मेरे पास इतना एटमॉस्फेयर, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर अगर 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर होगा, मैं इसको मिलीमीटर ऑफ मर्करी में लिख लेता हूं, 760 से अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे 501 को, तो 7.6 mm ऑफ Hg मुझे गिवन, ये पार्शियल प्रेशर वाटर। अब अपन कहेंगे देखो भाई ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर कितना होगा जब इक्विलिब्रियम होगा। आप इन दोनों में से एक प्रोसेस पूछना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपको यह बताना पड़ेगा कि वाटर का प्रेशर आपने कितना दिया मुझे वेसल में। अगर वाटर का प्रेशर वेसल में इससे ज्यादा दोगे तो मैं रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट करूंगा। कब तक? क्योंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन में इसका प्रेशर 7.6 mm से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अपन कहेंगे आप मुझे इसके लिए कोई डाटा दो कि वेसल में पहले से कितना प्रेशर है। अगर पहले से वाटर का वेपर प्रेशर वेसल में 7.6 या उससे कम है, 7.6 है तो मैं कहूंगा इक्विलिब्रियम आएगा। अगर 7.6 से ज्यादा हुआ तो बैकवर्ड जाएगा, दैट विल बी अ क्यूसी। क्योंकि आप अगर मुझे इसके अलावा कोई भी डाटा दोगे तो मैं उसे क्यूसी लिखूंगा, और क्यूसी का मतलब हो गया कि अगर इसका प्रेशर 7.6 से ज्यादा है मतलब क्यूसी बड़ा होगा, केसी से रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। आप क्यूसी को केपी भी बोल सकते हो प्रेशर के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं।
दैट विल बी अ रिएक्शन क्वेश्चन। तो अपन कहेंगे पहले आप मुझे डाटा दो, तो अपन कहेंगे ठीक है सीधा डाटा दे देता हूं, इसका प्रेशर 14 mm है, हाँ तो बैकवर्ड जाएगा। आपने प्रेशर ज्यादा ले रखा है ना, क्यूपी इज ग्रेटर देन केपी, बैकवर्ड जाएगा। तो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि अपन को प्रेशर कैलकुलेट करना पड़े, मतलब यहाँ 3 लिख लें अपन, यहाँ पर 2 लिख लें, तो फिर 2 लिखेंगे तो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा तो अपन को पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऐसे भी हो सकता है, वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अपन को समझ में आ गया कि वाटर का प्रेशर अगर वेसल के अंदर 0.7 से, जैसे ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर आया, अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अगर वेसल के अंदर 0.76 से ज्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, और 0.76 से कम है तो फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि वो अपने लिए अपन इससे कंपेयर करके बताएंगे। तो आपको बताना पड़ेगा कि बताओ अब प्रेशर तो बताओ, किस प्रेशर पे पूछ रहे हो आप, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि फॉरवर्ड लेके जाना है या बैकवर्ड लेके जाना है। अगर आप पूछ रहे हो कि इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा ऐसे, बताओ केपी वो है, इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो ये है, अब बताओ क्या करना है। तो अपन कहेंगे नहीं नहीं, मुझे ये पूछना कि ये बैकवर्ड जाएगा या फॉरवर्ड जाएगा, तो फिर हाँ, तो डायरेक्ट अगर प्रेशर दे दोगे तो मैं बता ही दूंगा। आप थोड़ा अच्छा कंसेप्ट यूज करो। कैसे? अपन ऐसे केपी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा और कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। एट टी डिग्री सेंटीग्रेड अपन को गिवन दैट द इक्विलिब्रियम इज attained at T degree centigrade when vapor pressure of water is 12 atmosphere, 12 mm of Hg. तो अपन कहेंगे ऑब्वियसली बात है 12 है तो ज्यादा ही हुआ ना, फिर तो बैकवर्ड आएगा, क्योंकि क्यूपी बड़ा हो गया ना केसी से, तो अपन कहेंगे बैकवर्ड जाएगा। तो अपन कहेंगे रुको अभी खत्म नहीं हुआ, देखो मतलब अभी तो बैकवर्ड जाएगा अगर इतना ही लिख रहे हो तो, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर पहले से वेसल में ज्यादा है और इक्विलिब्रियम 7.6, तो वापस आएगा रिएक्शन। तो अपन कहेंगे assuming 60% ह्यूमिडिटी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ह्यूमिडिटी वर्ड यूज करके क्या कर दिया आपने, इसका 60% लेना पड़ेगा ना। आपको पता है ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट, मैंने आपको बताया, काफी कुछ पढ़ा है उसमें डाल्टन्स लॉ। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा 60% ह्यूमिडिटी मतलब देन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O at 60% ह्यूमिडिटी विल बी इक्वल टू, भाई 12 तो तब होता है जो प्योर वाटर मतलब 100% ह्यूमिडिटी के साथ। तो अगर 60% ह्यूमिडिटी है तो मैं 60/100 कर लेता हूँ, तो ये तो 7.2 mm है। ओके, मतलब QP इज इक्वल टू 7.2 mm ऑफ Hg, अगर ये कंडीशन है तो। अच्छा, मतलब इस टाइप का कंडीशन बना के पूछेंगे वो, ताकि आपको ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट भी पूछ लिया और QP QC भी पूछ लिया और इनके कंसेप्ट भी पूछ लिया कि स्टूडेंट को ये प्रॉपर्टीज आने चाहिए। तो अपन से ये पूछेंगे बताओ एफ्लोरेसेंस होगा या डेली सीक्वेंस होगा। तो अभी तो अपन कहेंगे अगर ये कंडीशन है तो वेसल में तो वाटर का वेपर प्रेशर 7.2 है और इक्विलिब्रियम आता है 7.6। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है। QP is less than KP, so the reaction will move forward direction. So efflorescence लिख देंगे हम लोग, since QP is less than KP, so reaction move forward to attain equilibrium. Equilibrium maintain करने के लिए forward. That is the concept of Lilly sequence. That is the concept of Lilly sequence. अब मान लो अज्यूम कर लेते हैं, इसमें मुझे दूसरा क्वेश्चन बनाना, मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा।
अपन सही से कहा। हाँ बोलो। सर पर T डिग्री सेंटीग्रेड पे तो 7.2 ही रहेगा ना वाटर का प्रेशर, वो चेंज तो नहीं होगा? नहीं, लेकिन बाकी उसमें और भी था ना गैसेस, मतलब ह्यूमिडिटी अज्यूम करनी थी ना अपन को, अपन ओपन एटमॉस्फेयर में अज्यूम कर लिए ना ये कि बाकी 7.2 वाटर था, बाकी सब दूसरे गैसेस थे, तो दूसरे गैसेस का वाटर पे थोड़ी अज्यूम फर्क पड़ेगा। ऐसे एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है, बताओ डेली सीक्वेंस शो करेगा या वो शो करेगा? तो अपन कहेंगे डेली सीक्वेंस मतलब वाटर का इक्विलिब्रियम ना, बताओ एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट वाटर है, तो अपन ने कहा 7.2। अच्छा 7.2, तो पहले तो ये फॉरवर्ड जाएगा ताकि 7.6 हो जाए, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो 7.6 पे आता है। ये तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा ना। अगर मान लो बाहर ये वैल्यू अपनी मतलब 60% की जगह मिले तो 80% ह्यूमिडिटी है, तो 9.6 आता है। मतलब बाहर पहले से क्या है 9.6। अब ये डिकम्पोज कैसे करें, बाहर 9.6 है और ये बेचारा फॉरवर्ड जाएगा तो सिर्फ 7.6 ही अटेन कर सकता है, तो बाहर से 9.6 उस पर प्रेशर लग रहा है, तो फॉरवर्ड जा ही नहीं सकता। इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ एफ्लोरेसेंस होगा या डेलिसिकेंस होगा। तो बाहर 9.6 है, अभी ये डिसोसिएट होगा तो एफ्लोरेसेंस शो करेगा ना, डिसोसिएट होगा तो एफ्लोरेसेंस शो करेगा। तो अपन ने तो बताया कि भाई बताओ, अगर एक कंडीशन है मेरे पास जिसमें वाटर का वेपर प्रेशर बाहर 7.2 है और इस इक्विलिब्रियम में 7.6 होता है, तो क्या ये एफ्लोरेसेंस शो करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि अगर इसका पार्शियल प्रेशर 7.6 से कम है तो करेगा एफ्लोरेसेंस शो, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो वो अपने अज्यूम करेगा। अब मैं कह रहा था कि भाई अगर मान लो अपने पास ऐसे ठीक है, तो मैं ऐसे ही कर लेता हूं। अब पार्शियल प्रेशर मेरे पास ऐसा है और ये मेरे पास 76.0 mm ऑफ मर्क्यूरी। अब 76 mm ऑफ Hg है अपने पास और मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये लो। तो अपन क्या बोलते हैं, ठीक है। अब टेम्परेचर वो हो सकता है भाई, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो अपन कहेंगे 60% आपने अज्यूम किया, मतलब मुझे 120 का 60%, 80% लेना है, ले ले। 96 आया, मतलब बाहर प्रेशर ज्यादा है, भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर अपने पास आया ना ये। अब अपन क्यूपी ऐसे लिखेंगे, इसलिए अपन ने सीधा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर ही कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो इधर आएंगे, इधर लिखेंगे तो अपन को पता है वाटर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर ही देख लेंगे, बहुत ज्यादा है। बाहर प्रेशर ज्यादा है और अगर ये डिकम्पोज होगा तो प्रेशर कम होगा, तो एक तरीके से ये हुआ, ये पता क्या बता रहा हूं मैं, इसको एक और तो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं क्या बता रहा हूं। मैंने ना एक सॉलिड रखा हुआ है CuSO4.5, मैं तुमसे पूछूंगा बताओ इसका एफ्लोरेसेंस होगा या डेली सीक्वेंस होगा। तो एफ्लोरेसेंस, अच्छा आप ये बोल रहे हो कि ये वाटर लूज करेगा या नहीं करेगा, तो अपन कहेंगे पहले ये बताओ कि बाहर कितना प्रेशर है वाटर का। अगर बाहर 96 है और ये इक्विलिब्रियम पे 76 बना सकता है, तो इसका मतलब है बाहर से वाटर का वेपर प्रेशर तो डिकम्पोज नहीं हो पाएगा।
मतलब इट कैनॉट शो एफ्लोरेसेंस। क्या शो कर सकता है, ये अंदर ले सकता है ज्यादा, क्योंकि प्रेशर लग रहा है ना, तो ये डिकम्पोज नहीं होगा, इसका एफ्लोरेसेंस हो सकता है। इसको मैंने एक ऐसे वेसल में रखा था जहां मॉइस्चर है, और उस मॉइस्चर का प्रेशर ये दिखता मुझे 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताओ ये वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है या डिकम्पोज करेगा? तो एफ्लोरेसेंस तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इसका प्रेशर 76 हो सकता है इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम पे जा ही नहीं पाएगा, बिकॉज आपका QP is greater than Kc. Reaction will shift in backward direction to attain equilibrium. That is what. So अपन कहेंगे ये डिकम्पोज तो तब हो पाता है जब बाहर प्रेशर कम होता है, बाहर प्रेशर कम होगा तो अपन कहेंगे अच्छा यहाँ से इस पर प्रेशर नहीं लग रहा है सॉलिड पे, ये डिसोसिएट हो सकता है, तो ये इक्विलिब्रियम है। दैट इज व्हाट इट। सो अपन से ये पूछेंगे एफ्लोरेसेंस होगा या डेली सीक्वेंस होगा, बता दो। अब एक एप्लीकेशन अपन बता सकते हैं, दैट इज related to the vapor density and degree of dissociation. A relation between vapor density and degree of dissociation. Degree of dissociation and vapor density. And vapor density. सबको पता है। और मॉलिक्यूलर वेट या वेपर डेंसिटी अगर मुझे गिवन है किसी भी गैस के लिए, फॉर अ गैस, if density of gas is given, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं PM is equal to DRT, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं M will be equal to DRT by P। तो वेपर डेंसिटी का रिलेशन भी लिख सकता हूं। वेपर डेंसिटी अगर मुझे डेंसिटी ऑफ द गैस गिवन है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर, तो मैं लिख सकता हूं व्हाट विल बी द वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस। डेंसिटी ऑफ द गैस, टेम्परेचर, R गैस कांस्टेंट, P अपन को पता है मॉलिक्यूलर मास बाय 2 मिलेगा। मॉलिक्यूलर मास बाय 2 इज नथिंग बट द वेपर डेंसिटी, मतलब तब भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। नंबर ऑफ मोल्स and vapor density of gas and vapor density are related as are inversely related, वो inversely related होता है। तो vapor density is inversely proportional to number of moles से inversely proportional होता है। तो अपन क्या करेंगे, ये वेपर डेंसिटी और नंबर ऑफ मोल्स से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं फॉर अ रिएक्शन, मान लो मुझे कोई रिएक्शन PCl5 dissociate to give PCl3 plus Cl,
इसका 1 मोल गिवन है, इसका 0, इसका 0, ये x, ये 1 माइनस x। डिग्री ऑफ डिसीजन विल बी x by 1। मुझे इनिशियल मोल्स गिवन है, मुझे इनिशियल मोल्स गिवन है, ठीक है, मुझे इनिशियल मोल्स गिवन है। एंड फाइनल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, this plus this, that is number of moles at equilibrium, 1 minus x plus x plus x, तो 1 plus x ही लिख देता हूँ इसमें, that is final moles मतलब number of moles at equilibrium। initial molecular weight, तो initial vapor density बोल सकते हैं अपन, initial vapor density molecular weight divide by 2, वो इसलिए लिखा, and final vapor density, तो अपन कहेंगे फाइनल मॉलिक्यूलर वेट मतलब मॉलिक्यूलर वेट एट इक्विलिब्रियम ऑफ इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय 2। अपन क्या करेंगे, अपन को पता है कि वेपर डेंसिटी मोल्स से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अपन क्या करते हैं, वेपर डेंसिटी एट इनिशियल स्टेट डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट will be equal to number of moles at equilibrium state divided by number of moles at initial state। ये लिख लेंगे, ये इक्वेशन को आप याद, वो तो वैसे भी याद हो गया, वेपर डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स से, तो नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट अपन ऐसे बता सकते हैं। अब इसमें अपन क्या बोल सकते हैं, देखो ये वाला पार्ट हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो इसका मॉलिक्यूलर मास हम सबको पता होगा डिवाइडेड बाय 2 होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास 208.5 होता है, तो डिवाइड बाय 2 ये तो हमको पता होगा इनिशियली कितना। नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट फॉर PCl5 इट इज 208 है, ये अपन को पता है, मॉलिक्यूलर मास बाय 2 होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2 इनिशियल मॉलिक्यूलर मास बिफोर डिसोसिएशन। तो मैं इसको लिख सकता हूं वेपर डेंसिटी एट इनिशियल स्टेट, अगर डी लिख लें और इक्विलिब्रियम स्टेट पे डी लिख लें, इक्विलिब्रियम और इनिशियल, then it will be equal to number of moles at equilibrium is 1 plus x divided by 1। ये वैल्यू मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस मुझे अगर ये वैल्यू पता चल जाए तो मेरे पास x आ जाएगा, और x आएगा तो मैं kc बता सकता हूं। कैलकुलेट x देन kc, मतलब जो मर्जी चाहे अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एट इक्विलिब्रियम स्टेट मुझे यहां पर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम गिवन होगा, टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम गिवन होगा, प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम गिवन होगा, तो ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, तो ये वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। बट ये बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा, तो जनरली वो क्या करते हैं, अपन को डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, ये वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम डायरेक्टली दे देते हैं क्वेश्चन, और फिर अपन सॉल्व करके उसे बता देते हैं, राइट। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं और देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है ना। तो अगर इसी एग्जांपल में अपन को गिवन होता, मान लो गिवन होता इसमें, इफ वी आर गिवन वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट, वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज इक्वल टू, सपोज अपन को गिवन होता that is equal to, suppose मैं ऐसे ले लेता हूँ 74 grams, ये मॉलिक्यूलर मास बाय 2 है, तो इट विल बी लाइक दैट
तो मैं कैलकुलेट कर लेता फिर यहाँ भाई, ये तो हो जाता मॉलिक्यूलर मास 208.5 पता है मैंने। सो 208.5 मतलब हो गया 104.25 वेपर डेंसिटी, और ये इक्विलिब्रियम में मुझे 74, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस x। तो x कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसमें x कैलकुलेट करके अपन बता देते हैं भाई, अब ऐसे रेशियो कैलकुलेट कर लो, 105 104.5 ले लो आप, कितना आ रहा है डिवाइड बाय 74, तो it will be almost 1.4 is equal to 1 plus x, so x is equal to आ गया 0.4। तो भाई x आ गया तो kc आ गया, तो kc कितना हो जाएगा x square upon 1 minus x, this will be the kc। so if x square upon 1 minus x होगा तो 0.4 into 0.4 divided by 0.6, ये आपका kc है। तो अपन रिएक्शन में kc बता सकते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस बता सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो, एक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, मतलब इसमें मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व करना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है इसमें, चलो भाई लिख के बताता हूँ मैं आपको क्वेश्चन। ठीक है ना, सो दिस इज अबाउट द एप्लीकेशंस, अपने एप्लीकेशन खत्म हो जाएंगे। अब इसमें अपना थोड़ा सा पार्ट बचेगा, दैट विल बी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स इन केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट, वो अपन किसी और क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करने का। कैलकुलेट द Kc फॉर रिएक्शन, दैट इज N2O4, ये गैसियस स्टेट में है अपने पास, और वाइज ऑफ NO2 दे रहा है अपन को, ये भी गैसियस स्टेट। इफ द वेपर डेंसिटी at equilibrium is, if the vapor density at equilibrium state is, अपन को गिवन है दैट इज सपोज 36, ये वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम स्टेट की। तो आंसर के लिए अपन क्या करेंगे, N2O4 है, इक्विलिब्रियम है, ट्वाइस ऑफ NO2 गिवन है, 1 ये 0, ये 2x, ये 1 minus x। देयरफॉर अगर मोल्स अपन को बताना है, टोटल मोल्स तो अपन को पता है, ये इक्वेशन अपन को आना चाहिए। वेपर डेंसिटी एट इनिशियल, वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू नंबर हो जाओ और कैलकुलेट करके बता दो। मॉलिक्यूलर मास 92, 92/2 कितना होगा 46, ये तो 92/2 हो जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट है, और ये 36 1 plus x divided by 1, so that will be 46 by 36, that will be equal to 1 plus x। x को उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले आते हैं। आप x का वैल्यू कैलकुलेट करो और kc बताओ मुझे कितना आया। x का वैल्यू कैलकुलेट करो और kc बताओ कितना आया। x is equal to 0.2777 आ रहा है, तो 0.28 ले लेना, नियरली 0.28। चलो सॉल्व करके बता देते हैं व्हाट विल बी द केसी फॉर द रिएक्शन। आपके लिए रिएक्शन का केसी कितना होगा वो अपन बता सकते हैं। व्हाट विल बी द केसी फॉर रिएक्शन, केसी कितना आया देख लेता हूँ भाई।
आ गया केसी सबसे, तो अपना केसी अपने कैलकुलेट किया, दैट विल बी इक्वल टू 0.28 into 0.28 डिवाइडेड बाय 0.270। देख लो भाई, मुझे लग रहा है अपने पास आंसर आया है। ठीक है, कितना आ रहा है? 0.10 है मेरे ख्याल से, ये ठीक है। तो ये 0.10 है, ये केस है ना। अब मैंने आपसे कहा था अपन आज बस इतना ही पढ़ेंगे, बहुत हो गया क्योंकि आज के लिए, है ना। तो आज काफी हो गया। अब पहले होमवर्क देख लें अपन कितना होमवर्क कर सकते हैं इससे। अपन होमवर्क कर सकते हैं, दैट इज अप टू, मैंने एबीसी सेक्शन तो आपको दिया था, ठीक है। एबीसी सेक्शन तो मैंने आपको दिया था। अब अपन ऐसे करते हैं, डी, ई और एफ भी कर, ये भी आप, तो एक्सरसाइज 1 का P1 P2 आगे नहीं पढ़ेंगे अपन, आगे तभी पढ़ेंगे पहले आप सीधा थ्योरी सॉल्व कर सकते हैं, आप सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। थ्योरी पढ़ो, अपन शीट मतलब जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो पढ़ो और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और AP1 वाले बच्चे भी मतलब अगर हैं तो वो भी सॉल्व करेंगे, फिर से हो जाएगा सॉल्व। तो AP2 वाले बच्चे, तो ये आपका होमवर्क है, पहले अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो पहले अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके बाद। तो अच्छा, इसको तो x into x और अपन ने 2x स्क्वायर तो किया ही नहीं, मल्टीप्लाई बाय 4 भी तो आएगा, तो ये ऑलमोस्ट 0.4 से ज्यादा ही आ जाएगा, 0.44 अपन ने ना, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ये तो 2x है, 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस x, 1 माइनस x, ये करना तो मुझे लगता है 4 और आ जाएगा, आंसर ये आएगा भाई, देख लेना। शीट मैंने भेजा तो है, किसी ने कहा था ना मैंने शीट भेजने के लिए, तो शीट भेजा तो था मैंने। चलो इस बार मैं शीट फिर से भेज देता हूँ, आपके ग्रुप में डाल देता हूँ शीट, और आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपके ग्रुप पे मैं शेयर कर देता हूँ शीट, ठीक है। तो पहले अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। हार्ड कॉपी है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, हार्ड कॉपी है तो आप उसी से सॉल्व, कॉपी क्यों चाहिए? नहीं चाहिए। विष्णु बोल रहा है उसके पास, सबके पास हार्ड कॉपी है सर, हम लोग ले लिए सेंटर से, तो फिर हार्ड कॉपी से सॉल्व, ठीक है ना, हार्ड कॉपी से सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर किसी को फिर भी चाहिए तो बता देना, कोई प्रॉब्लम, ये चाहिए, ये करना है होमवर्क, एबीसी सेक्शन प्लस बी पार्ट 1 पार्ट 2 एक्सरसाइज 1। ये होमवर्क था एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2, एबीसी ए से लेके एफ तक सेक्शंस। चलो भाई बस आज बहुत हो गया, ठीक है, बाय बाय, चलो ठीक।